मैं जब से एक हॉरर स्टोरी टेलर बना हूँ या फिर एक यूट्यूबर बना हूँ, लोग मेरे पास आके मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, इस दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे हॉन्टेड, सबसे हॉरर मूवी कौन सी है। मैं हमेशा लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि आप कॉन्जरिंग देखो। उसके ऊपर भी हम लोग ने वीडियो बनाया है क्योंकि वो देखने लायक है। हमने एमिटीविल के ऊपर बनाया है, वो भी देखने लायक है। हम लोग ने डेबे मूवी के ऊपर बनाया था, वो भी देखने लायक है थोड़ा बहुत, जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन एक मूवी है जो IMDb पे भी सबसे ऊपर रैंक्ड होती है इन हॉरर मूवीज़ के टर्म में। इस मूवी का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। 1973 में ये मूवी आई थी। अब ये मूवी को इतने साल हो चुके हैं, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मूवी देख ही सकते हैं। बिल्कुल यार, लेकिन दैट मूवी वॉज सो अहेड ऑफ इट्स टाइम कि आज भी आप वो देखोगे तो आपका दिल कांप उठेगा। इसके लिए लोग वो मूवी नहीं देखना प्रीफर करते, और मैं भी कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूँ एग्जॉर्सिस्ट के बारे में। लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस इतनी मैच्योर हो गई है कि अब मैं आपको उसकी कहानी बता सकता हूँ। वो कहीं पे भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है द एग्जॉर्सिस्ट मूवी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। दैट्स वाई मैं ये एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ एग्जॉर्सिस्ट मूवी में क्या हुआ था। एक्चुअली सीधी भाषा में तो एग्जॉर्सिस्ट मूवी एक ट्रू बेस्ड मूवी है, ट्रू बेस्ड इंसिडेंट के ऊपर है ये सारी चीज़ें। एंड उस सच्ची घटना में क्या हुआ था वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। शायद से कुछ ऐसी भी चीज़ें थी उसके अंदर जो कि मूवी मेकर्स ने उसके अंदर नहीं डाला था, डर के मारे कि नहीं ऑडियंस इतना नहीं झेल पाएगी। तो वही चीज़ आज मैं आपको इस कहानी के अंदर भी बताना चाहता हूँ, तो तैयार होके रहिए, ठीक है। अब सोचो रात का वक्त है, इमेजिन कीजिए, और घर में आपके सब सो रहे हैं इंक्लूडिंग यू। अब अचानक से एक कमरे से खरोचने की आवाज़ आती है। सोते सोते आप सोच रहे हो कि ये शायद कोई चूहा हो सकता है, ठीक है। अब आप यही सोच रहे हो और शायद से आपकी आंख और लग जाती है, वापस से खरोचने की आवाज़ आती है। इस समय बस फ़र्क इतना है कि वो खरोचने की आवाज़ के साथ साथ वो आवाज़ रो भी रही है। तब तो ये कोई चूहा नहीं हो सकता। जब आप ऊपर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका खुद का बच्चा है। जब आप उससे पूछ रहे हो ये तुम क्या कर रहे हो, रो क्यों रहे हो, ज़मीन क्यों खरोच रहे हो, फिर आपका बच्चा आपको बदले में जवाब देता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई तो है जो मुझसे ये करवा रहा है। तब आप क्या करोगे? ऐसे ही कुछ साल 1949 में हुआ था, जब रोलैंड नाम का एक बच्चा अमेरिका के एक शहर में रहा करता था। एंड उसके साथ अचानक से अजीबोगरीब हरकतें होने लग गई थी, हादसे होने लग गए थे उसके साथ। मैं आपको जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये पूरी कहानी द एग्जॉर्सिस्ट मूवी पे बेस्ड ही होने वाली है। बेस्ड मतलब जो उसकी रियल कहानी थी, द ट्रू स्टोरी ऑफ एग्जॉर्सिस्ट मूवी, ये वो है। मूवी के अंदर फिर भी आपको कुछ ना कुछ फिक्शनल मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलेगा सब कुछ सच मिलेगा। गाइस, ये जो ट्रू स्टोरी ना, ये इतनी ज़्यादा पेचीदा थी कि इन घर वालों का नाम हटा दिया, रोलैंड का तक नाम हटा दिया था ये सब चीज़ों में से, इवन दो ही वॉज द मेन विक्टिम। एंड गाइस, रोलैंड सिर्फ 14 साल का लड़का था, और सोचिए उसने उस उम्र में कितना सब कुछ झेला होगा। एंड वही सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। ट्रू हॉरर स्टोरी के जितने भी फैंस हैं, आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। रोलैंड असल में एक स्कूल जाने वाला एकदम साधारण सा बच्चा था। स्कूल जाता था, मस्ती मजाक करता था, खेलता कूदता था, और बाद में घर पे आ जाता था। पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा था। अब यहाँ पे उसके साथ और कोई ऐसा कुछ खास खेलने वाला था नहीं घर पे। अब एक दिन उसकी एक आंट थी, जैसे हमारे इंडिया में मासी कहते हैं, वैसे उसकी एक आंट थी, उसकी माँ की बहन थी। उसका नाम था हैरियट, लेकिन उसका नाम था जो उसको प्यार से बुलाया जाता था, दैट वाज टिली। फिर वो एक दिन घर पे आई और उसके हाथ में ना एक बॉक्स था। अब वो बैठ के बात कर रही है इसके साथ, रोलैंड के साथ, कि तुम दिन भर खाली ऐसे खेलते कूदते रहते हो और पढ़ाई करते रहते हो और कुछ नहीं करते। फिर रोलैंड कहता है कि नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं करता हूँ, बस यही जो आपने बातें बोली। फिर वो जो उसकी आंट थी टिली, उसने उसको कहा कि चलो ठीक है, मैं ना एक बोर्ड गेम लाई हूँ तुम्हारे लिए। इसको कहते हैं वीजी बोर्ड। ये तुम खेलोगे ना तो तुमको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इस गेम के इस्तेमाल के साथ तुम दूसरे दुनिया के लोगों के साथ बात कर सकते हो जो शायद ज़िंदा नहीं है।
रोलैंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया, उन्होंने खेला वो। लेकिन जब वो गेम खेल रहे थे ना वो लोग, तो रोलैंड हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में और एक मजाक के साथ ले रहा था। उसको पता नहीं था कि वो जो गेम खेल रहा है उसके बदौलत उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली है। और अब ऐसे ही सारे दिन एकदम नॉर्मल जा रहे, फिर अचानक से रोलैंड को ये खबर मिलती है कि उसकी आंट नहीं रही, उनकी मौत हो चुकी है। किस वजह से उनकी मौत हुई नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। हम लोग ने जितना भी रिसर्च किया उसकी आंट के मौत के बारे में हमको कहीं पे भी पता नहीं चला। कहानी पे वापस आता हूँ। रोलैंड उसके बाद एकदम अकेला सा पड़ गया था। बोर्ड गेम्स वगैरह खेलने के लिए या फिर इंडोर गेम्स खेलने के लिए उसके साथ कोई भी नहीं बचा था। अब ये एक बार की बात है जब रोलैंड के माँ बाप सो रहे थे और उनको किसी एक कमरे से तो ना खरोचने की आवाज़ आती है। फिर जब उसके माँ बाप उठे और उस कमरे के अंदर गए, उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके वजह से वो खरोचने की आवाज़ आ सकती थी। अब रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। अब वो जो खरोचने की आवाज़ थी वो फिर से आने लग गई और इस बार ज़्यादा जोर की आने लग गई। लोग वापस ऊपर गए और इस बार एकदम इरिटेट होके कहे उन्होंने, रोलैंड ये सब कुछ अभी तुम कर रहे हो क्या? आवाज़ शांत हो गई, लेकिन पलट के रोलैंड ने कोई भी जवाब नहीं दिया उस समय। और जैसे ही उसके मॉम डैड सोने जा रहे थे उस समय बोली आवाज़ फिर से आई और फिर उन्होंने ना रोलैंड के कमरे में जाके देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन अब रोलैंड की माँ को ऐसा लग रहा था कि ये रोलैंड नहीं कर रहा है, ये कोई और चीज़ है। फिर उसकी माँ ने ना एक बार चिल्ला के पूछा, ये तुम हो क्या टिली? 2-3 बार पूछा और उस समय आवाज़ें वापस से शांत हो गई। और अभी जैसे ही थोड़ी देर सब कुछ एकदम शांत वगैरह हो गया, वो दोनों जाने लग गए। अब रोलैंड की माँ अंदर जा ही रही थी सोने में, उसी समय दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है और रोलैंड की माँ रुक जाती है वहीं पर। फिर रोलैंड की माँ कहती है, अगर ये तुम ही हो टिली तो दरवाजे पर 3 बार दस्तक दो। वापस से आवाज आती है। अब वो लोग सोच रहे थे अगर ये टिली है तो फिर ये इतनी सारी आवाजें क्यों कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा था। और वो लोग ये सब कुछ सोच ही रहे थे, बाहर वो लोग देख रहे थे पर्दे के बाहर, तो अभी सुबह भी होने वाली है। और उसी समय रोलैंड की आवाज आती है। लेकिन उस समय ना उनको ऐसा लग रहा था कि ये रोलैंड की आवाज नहीं है, ये किसी प्रेत आत्मा की आवाज है। सुबह होते ही रोलैंड एकदम नॉर्मली तैयार होकर अपने स्कूल में निकल गया। अब कुछ देर बाद रोलैंड की माँ को एक कॉल आता है स्कूल के टीचर से कि, और वो कंप्लेन कर रही थी कि रोलैंड बड़ी अजीबो गरीब तरीके की हरकतें कर रहा है, कि वो सामान इधर से उधर फेंक रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक अलग ही शैतानी आवाज़ में पता नहीं बात किए जा रहा है, वो भी किसी अलग ही भाषा में। मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये क्या हरकतें हैं, कुछ तो इलाज आपको इसका करना पड़ेगा मैम। फिर उसकी माँ ने बोला चलो ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो मस्ती तो नहीं कर रहा है, वो मजाक तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात वाकई में कुछ अलग है। ठीक है, वो गई स्कूल में, उसको पिकअप किया और एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके गई। साइकोलॉजिस्ट कहता है कि आपका बच्चा एकदम ठीक है, 100% ठीक है। इसकी माँ को ना बिल्कुल भी दिलासा नहीं मिल रहा था ये सब चीज़ों से। लाइक शायद से उस साइकोलॉजिस्ट ने दिया भी होगा थोड़ा बहुत दिलासा, लेकिन इसको ना शी वॉज नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। सो उसने ना एक फादर को कॉल किया एंड सब चीज़ों के बारे में बताया, हर एक चीज़ का उसने जिक्र किया कि हाँ कैसी अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही है, घर पे खुरशने की आवाज़ें आ रही है, ठोकने की आवाज़ें आ रही है। सो कुछ चीज़ तो ठीक नहीं है। और उस फादर का नाम था लूथर माइल्स शूल्स। उन्हें ना ये सारी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि रोलैंड के घर में कोई तो एक ऐसी शैतानी ताकत है जो कि हर एक चीज़ की बर्बादी चाहती है, इसलिए वो ये सारी आवाज़ें कर रही है या फिर इनको चैन से रहने नहीं दे रही है। तो फिर उस समय फादर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं घर पे तो नहीं आऊँगा, लेकिन मैं आपके बेटे रोलैंड को एक दिन के लिए, एक रात के लिए अपने घर पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं उस पर निगरानी रखूँगा। उसी रात को जब फादर शूल्स रोलैंड को उसके कमरे में सुला के आ रहे थे, तो उस समय ना जैसे वो कमरे के थोड़े से बाहर आए, उन्होंने देखा उस कमरे के अंदर से जो पलंग पे उसको सुलाया गया है, जो बेड पे, वो बेड अचानक से हिल रहा है और हिलने की उसकी आवाज़ आ रही है। ये तुरंत अंदर जाते हैं फादर और देखते हैं तो बेड एकदम अपनी जगह पे ही है। लेकिन उनको यहाँ पे ना कुछ तो मिस्टीरियस लग रहा था, कुछ तो यहाँ पे फिशी था। वो फिर रोलैंड को कहते हैं कि रोलैंड एक काम करो, यहाँ पे एक रॉकिंग चेयर है जो कुर्सी ऐसे रॉक करती है, वो वाले चेयर पे जाके तुम सो जाओ। रोलैंड ने कुछ भी नहीं कहा और वो बस चुपचाप से उठ के उस चेयर पे जाके बैठ गया, सो गया। अब थोड़ी देर बाद सब कुछ एकदम ठीक था और फादर ने लाइट्स वगैरह भी ऑफ कर दी। अब अचानक से कुर्सी हिलती है, लेकिन रॉकिंग चेयर के वे में रॉक नहीं कर रही थी वो आगे पीछे, वो सर्कल फॉर्म में हिल रही थी, जो कि इम्पॉसिबल है एक रॉकिंग चेयर के लिए।
जब फादर ये सारी चीज़ें होता हुआ देखते हैं, पहले तो वो कांप उठते हैं कि ऐसी चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। और उसके बाद फादर के नज़रों के सामने रोलैंड उस रॉकिंग चेयर से सीधा नीचे गिर जाता है। फिर उसके बाद वो फादर ना उसको चेक करने लगे रोलैंड को कि उसके बदन में कुछ लगा तो नहीं है। वो देखते थे उसके बदन में कुछ स्क्रैचेस थे। फिर अभी फादर रोलैंड की माँ को सारी चीज़ें बताते हैं और बताने के बाद ये भी कहते हैं कि इसके बदन में कुछ इस तरीके के स्क्रैचेस हैं। उसकी माँ फिर कहती है हूबहू स्क्रैचेस हमारे घर पे भी है। फिर वो फादर ऐसा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी शैतानी ताकत आ गई है ना इसके अंदर कि ये हम नहीं ठीक कर सकते। इसको किसी कैथोलिक प्रीस्ट के पास लेके जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं को इस पोजेशन के बारे में जानकारी होगी। अगले दिन रोलैंड को उसके माँ बाप एक प्रीस्ट के ऑफिस में लेके जाते हैं। ठीक है, अब इन प्रीस्ट का नाम था फादर यूजिस। अब जैसे ही रोलैंड अपने चेयर के ऊपर बैठता है, फादर यूजिस के डेस्क पे एक टेलीफोन रखा हुआ होता है। वो फिर एकदम तेजी से खिसकता है और एकदम नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। और उसी समय रोलैंड एक अलग ही भाषा में बात करने लग जाता है और ये उसकी आवाज़ थी ही नहीं, एक शैतानी आवाज़ लग रही थी, जैसे कि कोई तो हैवान है जो इसके अंदर बैठ के बातें कर रहा है। फिर फादर यूजिस कहते हैं कि ये कोई आम आत्मा नहीं कर सकती। आम आत्मा इसके बदन के अंदर रह सकती है, इसको रुला सकती है शायद से, लेकिन ये चीज़ें इधर उधर करना एक बहुत ही ताकतवर आत्मा का काम लगता है। और पक्का रोलैंड ने किसी ऐसी चीज़ को छू लिया है जो इसके बदन में आ चुकी है और ये सारी चीज़ें करा रही है। और तभी रोलैंड की माँ कहती है कि जब मैं रोलैंड की अलमारी भी साफ़ करी थी ना, एक अजीब सा बक्सा मुझे मिला था और वो बक्से में एक बोर्ड गेम सा था। ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है क्या? फिर फादर यूजिस कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता अनलेस एंड अनटिल वो एक वीजी बोर्ड हो। और उन्होंने फिर बताया कि वीजी बोर्ड किस तरीके का होता है। फिर रोलैंड की माँ ने कहा ये हूबहू वैसा ही है। फिर फादर यूजिस ने ये सारी बात जाकर सीनियर फादर आर्च बिशॉप से कहा और फिर वो उन्हें कहते हैं कि इनका ना एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा शायद से। और ये बात जैसे ही रोलैंड ने सुना वो एकदम शांत हो गया, एकदम नॉर्मल, जैसे कि अभी कुछ देर पहले तक सब चीज़ नॉर्मल ही थी, कभी कुछ हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद फादर यूजिस ने कुछ प्रेयर्स बोलना चालू किए और उस समय रोलैंड के जो हरकतें थे वो बहुत ज़्यादा बदलने लग गए और उसके बदन के अंदर एक अलग सा एक निशान आने लग गया। और वो निशान बनते बनते कुछ शब्द बने और वो शब्द में लिखा हुआ था लुइस। जैसे कि ये कोई तो मैसेज है या फिर ये कोई तो तरीका है जिससे शायद से हम इसे बचा सकते हैं। फिर रोलैंड के माँ बाप ने कहा कि हमारे कुछ तो रिलेटिव्स रहते हैं सेंट लुइस मिजरी में, हम लोग वहाँ पे जाके पता करते हैं कि इस चीज़ से हम लोग बाहर कैसे निकल सकते हैं। वो तीनों निकल जाते हैं सेंट लुइस के लिए और वहाँ पे जाके वो लोग रोलैंड के अंकल के घर पे जाके रुक रहे थे। अब वहीं पे दूसरी तरफ वो जो फादर यूजिस थे उनको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ प्रेयर्स और सिर्फ एक्सॉर्सिज्म करने के बाद रोलैंड ये सब चीज़ से निकल जाएगा बाहर। ठीक है, उनको ये एक नॉर्मल थिंकिंग थी उनके दिमाग में, लेकिन बात असल में ऐसी थी ही नहीं। ये जो ताकत उनको लग रही थी कि एक नॉर्मल सी ताकत है, वो ऐसी नहीं है, बहुत चालाक ताकत है, बहुत चालाक आत्मा है जो कि उनको जानबूझ के लुइस तक पहुंचा रही थी। उसी रात को जब ये लोग रोलैंड के अंकल के घर पे रह रहे थे, उस रात को भी उन्होंने बहुत कुछ देखा वहाँ पे कि चीज़ें इधर उधर गिर रही है और ये सब कुछ होता हुआ रोलैंड की एक कज़न ने भी देखा। अब रोलैंड की ये जो कज़न थी वो भी वहीं पे सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और वहीं पे अगले दिन वो गई और वहीं पे जाने के बाद उसको सीनियर फादर आर्च बिशॉप दिखे और उनको जाके उन्होंने सब चीज़ें बता दी। और फिर आर्च बिशॉप को ये सब चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो जो लड़की थी रोलैंड की कज़न, वो भी मदद की गुंजाइश मांग रही थी। तो उस समय ना आर्च बिशॉप ने अपने असिस्टेंट को कॉल किया जिनका नाम था फादर बोर्डन और वो उनको लेकर चले गए रोलैंड के घर पे। अब वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ यहाँ पे नॉर्मल लग रही है, कुछ भी वैसा नहीं है जो कि चीज़ें होती है कि मतलब आने के बाद भी ऐसा महसूस हो गया हाँ यहाँ पे कुछ तो चीज़ें ख़राब है, नहीं। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने लग गए। जैसे ही वो लोग घर से बाहर आने लगे, बीच में ही रोलैंड का कमरा पड़ता है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से गुजरने लगे, अंदर से चीज़ें उधर उधर गिरने की आवाज़ आने लग गई, उसके साथ साथ चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आने लग गई। ये सारी चीज़ें वो दोनों फादर अपनी आंखों से देख लेते हैं। तब फादर बोर्डन, जिनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं था एक्सॉर्सिज्म का कि वो किस तरीके से होता है वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रोमन रिचुअल्स यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं और उनके पास उस समय उसी के रिलेटेड एक किताब भी थी और वो उसी के हिसाब से सारी चीज़ों की तैयारी करने लग गए थे। वो लोग एक्सॉर्सिज्म की तरह ही कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहते थे। अब अचानक से रोलैंड के माँ बाप आए और फादर आर्च बिशॉप को उन्होंने पूछा अब हम लोग क्या करें, क्योंकि उस समय ना हर कोई बहुत ज़्यादा डरा हुआ था,
हर कोई उस आत्मा से डरा हुआ था। फिर आर्च बिशप कहते हैं कि मैं तो नहीं, लेकिन फादर बोर्डन ज़रूर कुछ कर सकते हैं। फादर बिशप को ऐसा लग रहा था कि अगर इस आत्मा के साथ हम लोग ने थोड़ी भी छेड़खानी करी या फिर इसको थोड़ा भी ओवर पावर करने की हम लोगों ने कोशिश करी तो ये सारी चीज़ें हम पर ही उल्टी हो सकती है। सारी चीज़ें, एक्सॉर्सिज्म अगर हम लोगों ने करने की कोशिश करी, ये हमें भी अपने वश में ले सकता है। इसके लिए बेहतर है कि हम वही करने दें जो फादर बोर्डन कर रहे हैं, रोमन रिचुअल। और अभी जब फादर बोर्डन ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो उस समय ना वो चीज़ें भी जमा करने लगे, जैसे क्रूसिफिकेशन क्रॉस जो होता है, जो कि एक्सॉर्सिज्म के टाइम पे यूज़ होता है, वो जमा करने लग गए। होली वाटर वो जमा करने लग गए, और बाइबल तो उनके पास था ही। और अभी वो सारे रिचुअल्स करना चालू कर देते हैं, वो बहुत सारे प्रेयर्स बोलना चालू कर देते हैं। सारी अभी चीज़ें अब शुरू हो चुकी है। और अचानक से अभी एक प्रीस्ट ज़ोर ज़ोर का चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय रोलैंड के बदन में अजीबोगरीब चीज़ें अभी दिखने लग जाती है जैसे पहले होता था। उसके बदन में अलग अलग तरीके के निशान उभर रहे थे। तो इन्होंने अपने रिचुअल्स को और ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा दिया। फिर अभी कुछ ही मिनटों बाद रोलैंड अपने बेड से थोड़ा सा एकदम ऊपर हुआ हवा में, और वो ऊपर से वापस से नीचे गिर गया। इससे वहाँ पे जो मौजूद फादर थे उनको एक चीज़ तो पता चल गया कि ये जो आत्मा है ये कमज़ोर नहीं बल्कि और ज़्यादा ताकतवर हुए जा रही है दिन ब दिन। फिर अगले दिन वो लोग वापस आकर इन रिचुअल्स को शुरू करते हैं। ये सारी ना उन प्रीस्ट लोगों की एक ट्रिक थी कि ऐसे ना हम इस इंसान को उकसा सकते हैं, इसके अंदर रहे शैतान को भी उकसा सकते हैं, और वो ना फिर कोशिश कर सकता है बाहर आने की, हमें डराने की। लेकिन उस समय ऐसा कुछ हुआ नहीं। रोलैंड वैसे का वैसा ही था, एकदम अजीबोगरीब तरीके की वो हरकतें कर रहा था जैसे एक इंसान पोजेशन में करता है। लेकिन तीसरे दिन जब वापस से उसका रिचुअल सारे किए जा रहे थे तब वो एकदम नॉर्मल हो चुका था। ऐसा लग रहा था अभी सब चीज़ एकदम प्रॉपर है। एक 14 साल का लड़का जैसा बिहेव करना चाहिए वो एकदम वैसा ही बिहेव कर रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था इधर उधर। लेकिन जैसे ही शाम हुई, पलक झपकते ही सारी चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। एकदम पागलों की तरह वो अभी बर्ताव करने लग रहा था। एकदम उसका बदन एकदम बेकाबू हो चुका था, जैसे कि वो किसी के काबू में ही ना हो। जो भी उसके नज़दीक जा रहा था वो उसे काटने की कोशिश कर रहा था। वहाँ की ज़मीन एकदम हिलने लग रही थी। फिर उसके माँ बाप ने उन प्रीस्ट को बुलाया और कहा कि इसके साथ वापस से आपको एक्सॉर्सिज्म करना पड़ेगा, कुछ करिए और हमारे बच्चे को हमारे पास वापस लाइए। उन फादर्स ने फिर प्रोफेसर बब को यहाँ पे बुलाया। प्रोफेसर बब एक साइंटिस्ट और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जिनको ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा भरपूर ज्ञान था। और फिर प्रोफेसर बब ने भी अपने सारे नोट्स लिखना चालू कर दिए थे। अब जब प्रोफेसर बब इस सब चीज़ों के ऊपर काम कर रहे थे और उन्होंने थोड़े बहुत रिचुअल्स चालू किए तो उनके ऊपर बाजू में पड़ा हुआ लैंप फेंक के आया और उनके पास आके गिर गया। उन्होंने फिर सोचा कि ये रोलैंड को ना हम घर पे नहीं छू सकते, घर पे ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हमें इससे निकाल के यहाँ से बाहर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके हम शायद से इसका कुछ कर सकते हैं। फादर वार्डन ने फिर उनसे कहा कि मुझे एक लोकल हॉस्पिटल पता है, उसमें एक साइक वार्ड है, वहाँ हम ये चीज़ें कर सकते हैं। और वो हॉस्पिटल कैथलिक मॉन्क्स ही चलाते हैं। और फिर से वहां जाके ये एक्सॉर्सिज्म की चीजें शुरू होती है। रोलैंड ने एक फादर ने पहनी हुई एक पर्पल शॉल को खुद उतार के फाड़ दिया। रोलैंड अब फिर से हवा में खड़ा रहने लगा और एकदम सीधे बिना हिले। उनमें से एक फादर ने सेंट माइकल का स्टैच्यू रोलैंड के सामने रख दिया। गाइस, सेंट माइकल एक ऐसे स्पिरिचुअल वॉरियर माने जाते हैं जिन्होंने डीमंस को यानी शैतानों को हराया था। उस स्टैच्यू को देखकर रोलैंड के मुंह से झाग निकलने लगा और उसके शरीर का रंग बदलने लगा। रोलैंड एक नई ही भाषा में बात करने लगा। वो आवाज उन फादर्स को सेंट माइकल जैसी ही सुनाई दे रही थी। फादर्स ने काफी जोर डाला इस चीज पे और उस स्पिरिट को बाहर निकलने कहा। जैसे ही फादर ने ये कहा, रोलैंड के हाथ पैर मुड़ने लगे, जैसे कि वो शैतान रोलैंड को तरसाना चाहता हो। उन फादर्स ने तुरंत उसे पर्पल कपड़े से बांध दिया और उस पर होली वाटर डालने लगे। ये करते ही रोलैंड हवा से नीचे आके बेड पे फिर से लेट गया और उसके मुंह से एक धीमी आवाज निकली और उसने कहा, ही इज गॉन। सबको लगा कि ये चीज अब फाइनली चली गई है, लेकिन फिर पूरे हॉस्पिटल में एक ऐसी आवाज गूंजती है कि सब यहाँ वहाँ भागने लगे। उनमें से एक इंसान उस वार्ड में आया और उसने कहा कि यहाँ पास में ही एक चर्च है जहाँ किसी का तो साया नजर आया है और ये किसी और का नहीं बल्कि सेंट माइकल का साया था। दोनों फादर्स अब समझ चुके थे कि ये स्पिरिट अब चली गई है। रोलैंड के माँ बाप अब रोलैंड को उठाकर बाहर ले गए। वहीं पर उस फादर्स ने अपने रिचुअल बुक्स और सेंट माइकल के स्टैचू को उसी वार्ड में लॉक कर दिया। प्रीस्ट ने इस केस के बारे में कभी किसी को बताया ही नहीं, कभी कहीं तक ये वाली बात पहुंची ही नहीं। लेकिन
मीडिया तक यूली बात ज़रूर पहुंच गई थी, लेकिन एकदम थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी बातें वहाँ तक पहुंची। अब उसके बाद उस कमरे में, उस वार्ड में जब एक्सॉर्सिज्म चल रहा था, वो वाली बात कभी भी बाहर नहीं है, वो वहीं तक रह गई, उस वार्ड में ही वो सारी चीज़ें कैद रह गई। अब जहाँ तक बात रोलैंड की है, तो मैं आपको बता दूं कि रोलैंड बैक टू नॉर्मल हो गया था, वो अपनी आम जिंदगी में वापस चले गया था, एक 14 साल का लड़का जैसा था वैसे ही था, उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। एंड गाइस, दिस इज लिटरली अ फैक्ट कि वो नासा में एक रॉकेट साइंटिस्ट बन गया था ये सब के बाद। मतलब ही इज़ रियली वेरी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ नाउ। उन सब चीज़ों की कोई भी चीज़ अभी उसके आसपास नहीं भटकती। एंड गाइज, अब आपको यूली कहानी कैसी लगी, या फिर अगर कोई और ऐसी एक मूवी है जिसको आप चाहते हो कि मैं उसको डिकोड करूँ, तो आप प्लीज़ वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। माय नेम इज़ अमान पारकर एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट हॉरर स्टोरी। शुक्रिया।